हाय, वेलकम बैक टू एक ऑनलाइन अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं कि इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के हर एस्पेक्ट पे हम बात करेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, कॉजेस, इनके मेजरमेंट, इंडिया में किस किस तरीके से इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है, वेटेजेस देखेंगे सीपीआई की, डब्ल्यूपीआई की, एंड इसको कैसे ठीक किया जा सकता है ये भी हम देखेंगे। आई डोंट थिंक इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत है इन्फ्लेशन टॉपिक के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशंस, वेरियस डेफिनेशन ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की बात करें तो इट इज़ ए सस्टेन्ड राइज इन द जर्नल प्राइस लेवल। तो जर्नल प्राइस लेवल की बात करते हैं, ठीक है, किसी कमोडिटी के प्राइस लेवल की बात नहीं करते। सभी कमोडिटी के प्राइस लेवल जब बढ़ेंगे मार्केट में तो उसको बोलेंगे इन्फ्लेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इन्फ्लेशन की वजह से क्या होता है, देयर इज ए फॉल इन द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। तो मनी की जो परचेजिंग पावर है वो क्या हो जाती है, कम, इन केस ऑफ इन्फ्लेशन। ये हमारे को याद रखनी है चीज। नेक्स्ट हम देखते हैं, ए माइल्ड मॉडरेट लेवल ऑफ इन्फ्लेशन इज जनरली कंसिडर्ड हेल्दी फॉर ग्रोथ। ठीक है, हमेशा ही इकोनॉमी के लिए कुछ परसेंटेज ऑफ इन्फ्लेशन जो है उसको सही माना जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 0% इन्फ्लेशन जो है वो इकोनॉमी के लिए अच्छी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन करेंगे वो है डीफ्लेशन की। जैसे इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जनरल प्राइस लेवल है उसका बढ़ना। तो डीफ्लेशन का मतलब क्या हो जाएगा, जनरल प्राइस लेवल का गिरना। ए सस्टेन्ड फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल, उसको हम बोलते हैं डीफ्लेशन। मतलब क्या हो गया, इन्फ्लेशन का ऑपोजिट, उल्टा। इफेक्टिवली नेगेटिव इन्फ्लेशन भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, इन्फ्लेशन का ऑपोजिट डिफ्लेशन, नेगेटिव इन्फ्लेशन, और इसमें प्राइस लेवल जो है वो गिरता है। तो जो ये डिफ्लेशन है ये सुनने में काफी अच्छा लगता है कि प्राइसेस इकोनॉमी में गिर रहे हैं एज ए कंज्यूमर, पर एक इसका साइन होता है ऑफ वीक डिमांड, इकोनॉमिक स्टेगनेशन, या फिर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आउटपुट। तो ये सारी चीजें जो है इसका पता चलता है जब इकोनॉमी में डिफ्लेशन हमारे को देखने को मिलती है। तो डिफ्लेशन से दिक्कत क्या होती है हमारे को, कंज्यूमर्स पोस्टपोन परचेजेस एक्सपेक्टिंग प्राइजेस टू फर्दर फॉल। ठीक है, अगर मान लो कि कल को प्राइस, मैंने एक्सपेक्ट किया कि कल को प्राइस गिरेगा, तो मैं क्या करूंगा, आज परचेज नहीं करूंगा क्योंकि मेरे को पता है कि कल प्राइस इसका गिर जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, अपनी जो जो परचेजिंग मैंने आज करनी थी उसको मैंने पोस्टपोन कर दिया। ठीक है, उससे क्या होगा, फर्दर जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो और भी स्लो हो जाएगी। इसको बोलते हैं डिफ्लेशनरी स्पाइरल। स्पाइरल का मतलब होता है ऐसे गोल 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 घूमना। ठीक है, स्पाइरल करना। तो डिफ्लेशनरी स्पाइरल कौन सा हो गया, जब हम एक्सपेक्ट करते हैं प्राइजेस फॉल डाउन होंगे और उसकी वजह से हम जो डिमांड है उसको डिक्रीज कर देते हैं। उससे क्या होता है, फर्दर इकोनॉमिक एक्टिविटी और ज़्यादा स्लो हो जाती है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमी के केस में जब ग्रेट डिप्रेशन होता है तुम्हारा 1929 से लेके 1936 तक ऑलमोस्ट, उसके बाद भी कुछ टाइम तक असर इसका देखने को मिला था, तब हमारे को क्या मिली थी देखने के लिए, डिफ्लेशन। इसके बाद थर्ड डेफिनेशन की बात करें विच इज डिसइंफ्लेशन। अब बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं डिफ्लेशन और डिसइंफ्लेशन में। अब डिसइंफ्लेशन क्या होता है, स्लो डाउन इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन मान लो पहले 10% था, अब कम होके कितना हो गया, 8%। ठीक है, पर यहाँ पे भी पॉजिटिव है और यहाँ पे भी पॉजिटिव है। इन्फ्लेशन जो है, महंगाई बढ़ ही रही है पर महंगाई बढ़ने की जो दर है हमारी वो कम हो गई है, इसको हम बोलेंगे डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, प्राइसेस आर स्टिल राइजिंग बट दे आर इंक्रीजिंग विद ए स्लोअर पेस। ठीक है, उनका जो बढ़ने की रफ्तार है वो डिक्रीज हो गई। अगर ग्राफ की मदद से मैं आपको समझाऊं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, इंक्रीज तो हो रही है बट विद ए डिक्रीजिंग रेट। तो यही दो चीजें आपको याद में रखनी है। डिसइंफ्लेशन का मतलब होता है रेट का डिक्रीज होना, जबकि डिफ्लेशन का मतलब होता है नेगेटिव हो जाना। इन्फ्लेशन का मतलब प्राइसेस डिक्रीज होना शुरू हो गए। तो ये दोनों में डिस्टिंक्शन आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। कितनी तरह की जो टाइप्स होती है इन्फ्लेशन की, मेजर मेजर हम करेंगे 4 टाइप्स ही। पहले है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ठीक है, रेंगने वाली इन्फ्लेशन।
तो रेंगने वाली इन्फ्लेशन क्या होती है? माइल्ड एंड ग्रेजुअल राइज इन प्राइजेस टिपिकली अराउंड 3% पर एनम, मतलब 3% पर एनम। एग्जामिनेशन क्या पूछेगा वो, कितने परसेंट इंक्रीज को हम क्रीपिंग इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है काफी पूछा जाता है। इसके बारे में और पॉइंट पढ़ते हैं। कंसीडर्ड हेल्दी एंड इवन नेसेसरी फॉर ए ग्रोइंग इकोनॉमी। आपको मैंने जैसे पहले शुरुआत में बताया कि कुछ इन्फ्लेशन जो है इकोनॉमी के लिए अच्छी होती है। एनकरेज इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन, दोनों को एनकरेज करती है। मोस्ट सेंट्रल बैंक इंक्लूडिंग आरबीआई टारगेटेड लो स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल इन्फ्लेशन रेट रादर देन जीरो इन्फ्लेशन। तो हमारा टारगेट जैसे कि आपको पता होगा आरबीआई का कितना है, 4 ± 2। ठीक है, तो ये 4 का जो मतलब क्या है कि आरबीआई टारगेट करता है कि हमने कितना रखना है, सीपीआई 4 रखना है, ऊपर नीचे ±2 जो है वो हो सकता है। क्लियर। अब ये 4 क्यों लिखा हुआ आरबीआई ने यहाँ पे, उस वो चाहता है आरबीआई कि हम इतनी इन्फ्लेशन इकोनॉमी में अगर रखेंगे तो हमारी इकोनॉमी जो है वो अच्छी तरीके से ग्रो करेगी। तो इसको हम बोलेंगे क्रीपिंग इन्फ्लेशन। सेकेंड वन इज, अब वो रेंगना छोड़ गया, रेंगना छोड़ के अब वो क्या करने लग गया, वॉक। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे वॉकिंग या फिर ट्रोटिंग इन्फ्लेशन। ये एक ही चीज के नाम है, वॉकिंग भी आ सकता है, ट्रोटिंग भी आ सकता है। इसमें भी मॉडरेट ही होती है, रफली इन द 3 to 10% स्पेस। क्लियर। तो इससे क्या होता है कि पॉलिसी को थोड़ा क्वेश्चन में रहना चाहिए। अगर वॉकिंग इन्फ्लेशन आपको दिख रही है तो आपको सतर्क हो जाना है, आपको उसको सही करने की जो कोशिश है वो करनी चाहिए। इंडिया की इन्फ्लेशन को देखेंगे हिस्टोरिकली तो इसी रेंज में आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था, क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग इन्फ्लेशन का रेट है हमारा 3%। और हमेशा सारे सेंट्रल बैंक जो है क्रीपिंग इन्फ्लेशन को टारगेट करते हैं। ठीक है। सेकंड पॉइंट इज वॉकिंग इन्फ्लेशन, तो जिसका रेंज होता है 3 to 10% पर एनम, पूरे साल में इतनी इन्फ्लेशन हो रही है। और दूसरी बात क्या है इसमें कि इंडिया का जो हिस्टोरिकल डाटा अगर आप देखोगे तो कहाँ पे आपको सबसे ज्यादा मिलेगा, वो वॉकिंग या फिर ट्रोटिंग इन्फ्लेशन में। नेक्स्ट इज गैलोपिंग या फिर रनिंग। अब जो पहले वॉक कर रहा था अब वो क्या करने लग गया, भागने लग गया, रनिंग करने लग गया। ठीक है, इन्फ्लेशन जो है वो हाथ से निकल के बाहर हो गई। तो हाई इन्फ्लेशन है, ऑफन रीचिंग डबल और ट्रिपल डिजिट। ठीक है, डबल या फिर ट्रिपल डिजिट जो है वो हो सकती है इन्फ्लेशन यहाँ पे, मतलब वही 50%, 100% ऐसी जो इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पब्लिक का कॉन्फिडेंस करेंसी से खत्म हो जाता है और सेवर और फिक्स इनकम अर्नर आर बैडली हर्ट। ठीक है, जो सेविंग करते थे उनको जो है वो दिक्कत होनी शुरू हो गई, क्योंकि उनका जो पैसा है वो बैंक में फंसा हुआ है। बैंक आपको दे रहा है 3% ब्याज, इन्फ्लेशन चल रही है आपकी 20%। तो ऐसे केस में आप देखोगे कि इन चीज़ों के दाम ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बैंक में जो आपका डिपॉजिट पड़ा है वो कम इंटरेस्ट से ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो उस केस में जो है आप दिक्कत में आ सकते हो। नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, हाइपर इन्फ्लेशन। बहुत बार एग्जामिनेशन में कुछ आता है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन में और क्या होता है कि एक्सट्रीमली आउट ऑफ हैंड सिचुएशन हो चुकी है, अब उसको आप सही नहीं कर सकते। तो जनरली यहाँ पे क्या होता है, न्यू करेंसी जो है वो इन्वॉल्व होती है। ठीक है, न्यू करेंसी जो है वो छापी जाती है कंट्रीज के द्वारा, क्योंकि पुरानी करेंसी जो है वो रत्ती के भाव पे खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। ठीक है, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। यहाँ पे क्लासिक जो डेफिनेशन है वो बोलते हैं कि 50% पर मंथ। ठीक है, तो पर मंथ अगर 50 है तो 12 से गुणा कर लेना इसको, आपके पास एनुअल आ जाएगी। तो वही 1000 से ऊपर, 1000% से ऊपर इन्फ्लेशन जब होती है तब हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। करेंसी जो है इफेक्टिवली कोलैप्स कर जाती है। पीपल रश टू स्पेंड मनी एज सुन एज दे रिसीव्ड इट। ठीक है, तो क्लासिकल एग्जांपल की अगर बात करें तो जर्मनी में ऐसा हुआ था, जिम्बाब्वे में रिसेंटली हुआ और वेनेजुएला में भी रिसेंटली हुआ। तो ये 2-3 जो एग्जांपल आपको यहाँ पे रखनी है कि आपको जिम्बाब्वे में, वेनेजुएला में या फिर जर्मनी में कौन सी इन्फ्लेशन देखने के लिए मिली थी, हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन में क्या होता है, प्राइजेस 1000 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो रहे होते हैं। मतलब डेली प्राइस, आज ब्रेड का प्राइस है 10 रुपये, कल को हो गया 20 रुपये, परसों हो गया 30 रुपये, ऐसे प्राइजेस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं लगातार। क्लियर। तो आई होप ये 4 जो आपको टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन मैंने करवाई ये याद हो जाएंगे। नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन के कारण कौन कौन से होते हैं,
देखिए ब्रॉडली स्पीकिंग तो दो ही कारण होते हैं, वन इज डिमांड, सेकंड वन इज सप्लाई। जैसा कि आपको पता है डिमांड सप्लाई की डायग्राम जो होती है, डिमांड सप्लाई की डायग्राम आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, प्राइस और क्वांटिटी। ठीक है, ऐसे होता है। अब प्राइस को चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, या तो मैं डिमांड को इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है, डिमांड को इंक्रीज कर रहा हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, सप्लाई को रिड्यूस कर सकता हूँ। ये दो चीजें अगर मैं करूंगा, दोनों में से कोई एक भी करूंगा, फिर भी मेरा प्राइस जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, दोनों कर रहा हूँ फिर भी प्राइस इंक्रीज होगा। डिमांड साइड को बोलेंगे डिमांड पुल, मतलब डिमांड जो है वो खींच रही है इन्फ्लेशन को ऊपर। सप्लाई को बोलेंगे पुश, क्योंकि सप्लाई जो है वो पुश करती है इन्फ्लेशन को, प्राइस जो है वो बढ़ाती है सप्लाई। क्लियर? तो ये दो डिस्ट्रिक्शन करेंगे, सारी चीज़ें इसी में रिलेटेड है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा किसी भी चीज़ का, किसी भी चीज कोई क्वेश्चन जो है वो आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप सिंपली क्या करो, डायग्राम बना लो उस क्वेश्चन की। जैसे ही आप डायग्राम बनाओगे, डिमांड या सप्लाई को शिफ्ट करके देखोगे, आपको क्लियरली पिक्चर नजर आ जाएगी कि प्राइस बढ़े हैं, डिक्रीज हुए हैं, क्या हुआ। ठीक है, तो बात करते हैं डिमांड साइड जो है फैक्टर कौन कौन से हमारे पास। डिमांड साइड तक तो मैं सबसे पहले राइजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बढ़ गई, डिमांड ज़्यादा होगी चीज़ों की, तो इन्फ्लेशन आ गई। ठीक है, पर कैपिटा इनकम राइज होगी, तो इससे ओवरऑल डिमांड जो हमारी बढ़ जाती है। नेक्स्ट, एक्सेस मनी सप्लाई, मनी सप्लाई होगी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा, क्यों हो सकती है, एक्सपेंशन मॉनेटरी पॉलिसी या एक्सेस लिक्विडिटी की वजह से मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ सकती है। अब वो मनी सप्लाई बढ़ेगी, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा, तो वो ज़्यादा डिमांड करेंगे, सप्लाई उतनी ही है, तो क्या होगा, प्राइजेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग बाय द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या करती है जी, लोन ले लेती है बैंक से, या फिर प्रिंट कर देती है मनी टू फंड एक्सपेंडिचर। तो उस केस में क्या होता है, कोई कुछ नया गुड्स एंड सर्विसेज नहीं प्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट ने सीधा क्या किया, लोगों के हाथ में पैसा थमा दिया, चाहे वो कहीं से भी लेके आया, चाहे उन्होंने प्रिंट किया या एक्सटर्नल किसी सोर्स से बोरो किया। तो उस केस में क्या है, वही दोबारा डिमांड जो है लोगों की इंक्रीज हो जाएगी, सप्लाई फिनिश रहेगी। नेक्स्ट इज लो इंटरेस्ट रेट बूस्टिंग क्रेडिट एंड अवेलेबिलिटी एंड कंज्यूमर बोरिंग एज ए स्पेंड। जैसे ही लोगों के पास पैसा ज़्यादा आता है, अब जैसे आजकल आप देख रहे हो कि आप फ़ोन भी EMI पे ले सकते हो, ठीक है, बाय नाउ पे लेटर जो है काफ़ी वेबसाइट द्वारा चलाया जा रहा है, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया। तो उनकी वजह से क्या है कि क्रेडिट अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो गई है मार्केट में। क्रेडिट जैसे ही अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो गई, आप क्रेडिट कार्ड जो है यूज़ करना शुरू कर देंगे, तो उससे क्या होगा, लोग ज़्यादा स्पेंड करेंगे, ज़्यादा स्पेंड करेंगे तो डिमांड जो है वो इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी तो इन्फ्लेशन आएगी। नेक्स्ट इज राइजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या फिजिकल एक्सपेंशन। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है, टैक्सेस भी ज़्यादा लगा रही है सरकार, और ऊपर से एक्सपेंडिचर को ही इंक्रीज कर रही है, जिसकी वजह से क्या है, इन्फ्लेशन का एक कारण बनता है। देन चीप एंड इजी अवेलेबिलिटी ऑफ कंज्यूमर क्रेडिट, जैसे EMI क्रेडिट कार्ड का मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये सब कारण है जिसकी वजह से डिमांड जो है हमारी बढ़ती है, डिमांड जो बढ़ती है, सप्लाई जो है हमारी सेम है, कोई चेंज नहीं है। तो डिमांड बढ़ने की वजह से क्या होगा, प्राइसेस जो है मेरे इंक्रीज हो जाएंगे, उसको हम बोलेंगे इन्फ्लेशन। ठीक है, ऐसे और भी कोई भी कारण हो सकते हैं, बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि हमारे पास दो ही कर्व्स है, डिमांड और सप्लाई, दोनों में से कौन सी चेंज हो रही है, इधर को चेंज हो रही है, ये आपको देख लो। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं सप्लाई साइड कॉजेज, जिसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। इस केस में क्या होता है, डिमांड हमारी सेम रहती है, ठीक है, सप्लाई जो है हमारी वो क्या होगी, रिड्यूस होगी, कम हो जाएगी सप्लाई। कम होने की वजह से जो प्राइस है हमारा इंक्रीज हो जाएगा, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब क्वेश्चन मेरा ये है कि कौन कौन से वो कारण है जिसकी वजह से कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हमारे को देखने को मिलेगी, मतलब कौन कौन से वो कारण है जो सप्लाई कर्व को लेफ्ट साइड मूव करेंगे। तो उनमें से एक कारण हो सकता है राइजिंग इनपुट कॉस्ट, रॉ मटेरियल का, एनर्जी का, ट्रांसपोर्टेशन का, ये सारी चीज़ों का अगर प्राइस बढ़ना शुरू हो जाए तो हम क्या करेंगे, सप्लाई को लेफ्टवर्ड मूव कर देंगे, सप्लाई कम हो जाएगी मतलब मार्केट में। वेज कॉस्ट राइजिंग होने लग गया कि जो हमारी यूनियंस थी, ठीक है, इंडस्ट्रीज में यूनियन थी, उन्होंने स्ट्राइक कर दी, स्ट्राइक करके उन्होंने जो अपनी वेजेस हैं उनको इंक्रीज कर लिया। जैसे इन वेजेस इंक्रीज हुई, उससे क्या हुआ,
कंपनीज ने वो जो कॉस्ट उनका इंक्रीज हुआ वो प्राइजेस की फॉर्म में कंज्यूमर पे डालना शुरू कर दिया। ठीक है, इससे क्या होता है, वेज प्राइस स्पाइरल इसको हम बोल देते हैं कि पहले वेज बढ़ी, ठीक है, तो कंपनी कॉस्ट बढ़ा, कंपनी ने प्राइस बढ़ाया, प्राइस बढ़ने से लोग और परेशान हो गए, इन्फ्लेशन आ गई, उससे फिर वेज बढ़ी। ठीक है, तो ऐसे स्पाइरल चलता रहता है मार्केट में, इसको हम बोलते हैं वेज प्राइस स्पाइरल। नेक्स्ट इज सप्लाई चेन डिसरप्शन। जैसे कोविड में क्या हुआ था, सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट हो गई थी, उसकी वजह से जो प्राइजेस है मार्केट में सभी चीज़ों के इंक्रीज हो गए थे। देन एग्रीकल्चर के केस में हमारे को दिखता है क्रॉप फेलियर एंड मॉनसून, ये बहुत बड़े कारण है जिसकी वजह से मार्केट में एग्रीकल्चर कमोडिटी के जो प्राइजेस हैं वो बढ़ते हैं। ठीक है, हर साल आप देखोगे कि प्याज का जो प्राइस है वो इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि जो विदर्भ का इलाका है महाराष्ट्र का, वहाँ का जो इलाका है वो हर साल ड्रोट जैसी सिचुएशन को फेस करता है, जिसकी वजह से प्याज की जो सप्लाई है मार्केट में कम हो जाती है। जैसे ही सप्लाई कम होगी प्राइजेस जो है वो बढ़ जाएंगे, और जैसे ही सप्लाई आप बढ़ाओगे प्राइजेस जो है वो गिर जाते हैं। इसी को हम पढ़ते हैं कोब वेब मॉडल, आपने पढ़ा होगा एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में, तो वो भी सेम तरीके से काम करता है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन। इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन में आजकल आप देख रहे हो कि यूएस एंड ईरान की वॉर चल रही थी, जिसकी वजह से क्या है, हमारा क्रूड ऑयल जो है इंटरनेशनल मार्केट में वो महंगा हो गया था। जैसे क्रूड ऑयल महंगा हुआ, हमने क्या है वो महंगा क्रूड ऑयल जो है वो लेना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी भी अराउंड 75 to 80% हम जो अपनी फ्यूल कॉस्ट है वो इंपोर्ट करते हैं थ्रू क्रूड ऑयल। तो जैसे क्रूड ऑयल हमने लेना शुरू किया, हमारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। जैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, उससे हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो गया। जैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज हुआ, उससे हर एक चीज़ का कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हुआ। तो इसको हम बोलते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, जहाँ पे हम इन्फ्लेशन को इम्पोर्ट कर रहे हैं किसी और कंट्री से। क्लियर है, कोई हम सामान मंगवा रहे थे वो महंगा हो गया, उसको हम बोलेंगे इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन। नेक्स्ट इज हायर इनडायरेक्ट टैक्स। अगर टैक्स सरकार ने बढ़ा दिए, अब ये पब्लिक फाइनेंस में आपने पढ़ा होगा अपने एमए के दौरान कि जैसे ही हम टैक्स लगाते हैं तो सप्लाई कर्व क्या है हमारी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाती है। जब हम इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स या ये सब करते हैं, राइट, तो जैसे ही हम सप्लाई कर्व को लेफ्टवर्ड मूव करेंगे तो प्राइजेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक। ठीक है, कोई स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं, जिसकी वजह से हमारा कॉस्ट जो है वो बढ़ जाता है, तो इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए जो आपको ध्यान में रखने हैं ड्यूरिंग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अगर कोई और भी आपसे पूछता है तो आपने सिंपली डायग्राम को दिमाग में रखना है, वहां से सप्लाई या डिमांड को जो है मूव करना है, आपको वहीं पे आंसर आपका मिल जाएगा। ओके देन मूव करते हैं इन्फ्लेशन कैलकुलेशन इन इंडिया। कौन कौन से इन्फ्लेशन कैलकुलेशन है, कैसे कैसे हम उसको करते हैं, सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, पीपीआई एंड कोर इन्फ्लेशन, सभी को पढ़ेंगे। सबसे पहले सीपीआई, सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी फुल फॉर्म है जी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, द एवरेज चेंज ओवर टाइम इन रिटेल प्राइस पेड बाय कंज्यूमर। तो ये किस पे फोकस करता है, रिटेल प्राइजेस पे और कंज्यूमर्स पे। ठीक है, रिटेल प्राइजेस एंड कंज्यूमर, उसको हम बोलते हैं सीपीआई। इसमें क्या होता है, फिक्स बास्केट होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, जिसको हम ईयर बाय ईयर जो है वो देखते हैं, टाइम बाय टाइम देखते हैं, उसमें जो चेंजेस आती है हम उसको सीपीआई में चेंजेस बोल देते हैं। क्लियर। अब सीपीआई में हम चार चीज़ें यूज करते हैं। सबसे पहला है सीपीआई, सीपीआई में कंबाइंड आ जाती है, देन रूरल आ जाती है, अर्बन आ जाती है। रूरल और अर्बन को मिला के हम बोल देते हैं सीपीआई कंबाइंड। अब सीपीआई कंबाइंड की इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आरबीआई इसको यूज़ करता है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, जैसे अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में यूज़ करता है, राइट। तो आरबीआई का जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो कौन सा है, सीपीआई कंबाइंड। इसको मैं यहाँ पे हेडलाइन भी बोल देता हूँ, हेडलाइन इन्फ्लेशन, हेडलाइन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इंडिया में जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है वो कौन सा है, सीपीआई कंबाइंड, जहाँ पे रूरल और अर्बन को हम मिला देते हैं। चलो ये बात हो गई। इसके बाद एग्जामिनेशन में अब ये भी पूछने लग गया है कि कौन कंपाइल करता है, कौन इसको इकट्ठा करता है डाटा को। तो इकट्ठा कौन करता है, एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और मॉस्फी। ठीक है, दोनों मिलके इसको इकट्ठा करते हैं।
अब इसका बेस ईयर रिसेंटली चेंज हुआ है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है रिसेंट के हिसाब से भी। अभी फेब 2026 में इसका बेस ईयर हुआ है 2024। तो बेस ईयर को हम क्या मान लेते हैं, 100, ठीक है। बेस ईयर को 100 मान लेंगे। अब मान लो कि इस साल 105 हो गया है, 100 से बढ़ के कितना हो गया 105, तो हम बोल रहे हैं कि 5% हमारे पास इन्फ्लेशन आ गई। लिए ऐसे काम करते हैं। नेक्स्ट इज CPI-IW, जिसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर। तो CPI 4 तरीके से कैलकुलेट होती है, कंबाइंड, इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चर लेबर और रूरल लेबर। अब CPI इंडस्ट्रियल वर्कर को कौन इकट्ठा करता है डाटा, लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लेबर ब्यूरो के ऑफिस होते हैं, हर एक स्टेट की जो राजधानी है वहाँ पे इसका एक ऑफिस होता है लेबर ब्यूरो का। तो लेबर ब्यूरो का वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उनका काम क्या होता है कि डाटा को इकट्ठा करना और सेंट्रल गवर्नमेंट को देना फॉर द पॉलिसी पर्पस। इसके बेस ईयर की अगर बात करें तो इसका बेस ईयर कौन सा है, 2016। ये बेस ईयर भी आपको याद होना चाहिए, और कौन इसका डाटा इकट्ठा करता है वो भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट इज CPI-AL या फिर एग्रीकल्चरल लेबरर्स। इसका भी डाटा कौन इकट्ठा करता है, लेबर ब्यूरो। अच्छा, इसका बेस ईयर देखो बड़ा पुराना है, 1986 to 87। नेक्स्ट इज CPI-RL, रूरल लेबर्स। इसको भी लेबर ब्यूरो कैलकुलेट करता है। उसका भी जो बेस ईयर है वो बड़ा पुराना है, 1986 से लेकर 1987 में। तो ये चार जो है हमने CPI के वेरिएंट पढ़े, इसके बारे में डिटेल में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले करते हैं CPI, जिसका बेस ईयर हमने रिवाइज किया 2024 रखा है अभी, ठीक है। 2024 को हम इक्वल टू 100 कर देते हैं। इसके पहले कौन सा ईयर था, इसके पहले बेस ईयर था हमारे पास 2012, उसको हमने रिप्लेस किया 2026 में। कितना रखा है अभी लेटेस्ट 2024 में। जो ये रिवीजन हुई है, इट इज बेस्ड ऑन हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे। ये भी कई बार अगर पूछ सकता है टफ बनाने के लिए एग्जामिनेशन को, कि जो ये रिवीजन हुई, ये रिवीजन किस बेसिस पे हुई है। तो ये बेसिस पे किसके हैं, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे हुआ था 2023-24 में, उसके बेसिस पे हमने ये चेंजेस किए। इसके बाद कुछ आइटम्स जो है हमने रिमूव किए, कुछ आइटम्स जो है हमने ऐड किए। कौन कौन से ऐड किए, OTT सब्सक्रिप्शंस, रूरल हाउस रेंट, ई-कॉमर्स प्राइजेस, फिटनेस इक्विपमेंट, ठीक है, बेबी सिटिंग सर्विस। तो ऐसे जो चीज़ें हैं वो हमने ऐड की। रिमूव कौन सी की, जैसे VCR, DVD प्लेयर, ठीक है, ऐसी चीज़ें जो आजकल यूज़ ही नहीं करते हो वो उन्होंने रिमूव कर दी। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है हमारा, कि RBI यूजेस CPI combined as its headline inflation target under the flexible inflation targeting framework। जो ये उर्जित पटेल कमेटी आई थी, आपको याद होगा, उर्जित पटेल जो हमारे गवर्नर भी थे, उन्होंने कमेटी बनाई थी जिसके बाद जो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क जो है RBI ने लागू किया था इंडिया में। हम टारगेट करते हैं 4% विद ±2। कई बार एग्जामिनेशन में हम ये लिख देते हैं कि हमारा टारगेट क्या है, 4 ±2। नहीं, टारगेट हमारा 4 ही है। हमारी कोशिश क्या है, 4 करने की। ±2 एक हमने एक लीवे दे दिया कि आप इधर उधर थोड़ा बहुत जा सकते हो, पर हमारा टारगेट कितना है, 4। तो ये आपको चीज़ याद होनी चाहिए कि हमारा टारगेट कितना है, 4। अब उस टारगेट को पाने के लिए हम क्या करते हैं, CPI कंबाइंड को यूज करते हैं। उसको देखते हैं RBI के सारे एम्प्लॉयज बैठ के कि अगर CPI-C का जो डाटा है वो हमारा कितना होना चाहिए, 4। उसके बाद अगर बात करते हैं बाकी CPI की, तो CPI-IW इज यूज्ड फॉर डियरनेस अलाउंस रिवीजन फॉर गवर्नमेंट या फिर इंडस्ट्रियल एम्प्लॉय। जैसे ही आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करोगे, उसके बाद आपको बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस जो है वो आपको मिलता है। बेसिक जो आपकी सैलरी रिवीजन शुरू होती है, डियरनेस अलाउंस जो है वो बढ़ता रहता है विद इन्फ्लेशन, ठीक है। ये आपने सुना होगा कि इन्फ्लेशन से ऐड होती है सैलरी। अब जो इन्फ्लेशन होती है वो कौन सी इन्फ्लेशन होती है, वो CPI कंबाइंड होती है, नहीं, वो कौन सी होती है, CPI इंडस्ट्रियल वर्कर, IW, ठीक है, जिससे हमारा जो DA है वो जुड़ा रहता है। आगे बात करते हैं CPI एग्रीकल्चर लेबर एंड CPI रूरल लेबर आर यूज्ड अमंग अदर थिंग्स फॉर वेज इंडेक्सेशन। जैसे MG नरेगा की जो वेजेस होती हैं, इट इज लिंक टू CPI एग्रीकल्चर लेबर, ठीक है।
तो एमजी नरेगा में जो हमारे लोग काम करते हैं, मनरेगा वर्कर जो हैं, उनकी जो वेजेस हैं वो भी टाइम से बढ़ती हैं, इंक्रीज होती हैं। और वो वहाँ पे इनको इंक्रीज करने के लिए कौन सा हम यूज़ करते हैं मेथड, सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर का। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं एक्स्ट्रा पॉइंट जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स की, जिसको हम बोलते हैं डब्ल्यूपीआई। तो यहाँ पे हम कौन सी प्राइजेस की बात करेंगे, होलसेल प्राइजेस की, प्रोड्यूसर प्राइसेस की। ठीक है, बल्क सेल जहाँ पे हो रही है बिफोर गुड्स रीच द रिटेल कंज्यूमर, वो जो प्राइजेस है उसको हम स्टडी करते हैं इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट बात, अनलाइक सीपीआई डब्ल्यूपीआई डज नॉट इंक्लूड सर्विसेज। जैसे सीपीआई में हम गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते थे ना, पर डब्ल्यूपीआई में क्या है, सिर्फ गुड्स है। क्लियर, क्योंकि सर्विसेज का कोई होलसेल पॉइंट नहीं होता। डब्ल्यूपीआई के बारे में बात करें तो इट इज कंपाइल्ड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इसकी मिनिस्ट्री जो है वो अलग है। बेस ईयर कौन सा है, अभी चल रहा है 22-23 का। ठीक है, जो हमने अभी रिवाइज किया, पहले कितना चल रहा था, 11-12 का। पर आपको लेटेस्ट पता होना चाहिए कि लेटेस्ट डब्ल्यूटीआई का बेस ईयर कौन सा है, 22-23 का। ये जो बेस ईयर्स हैं, कौन सी मिनिस्ट्रीज को कंपाइल कर रही है, ये आप एक प्लेन पेपर पे या एक शीट ऑफ पेपर पे लिख सकते हो। बाकी मैं इसकी PDF भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी में, आप वहाँ पे ऐड हो सकते हो। तो वहाँ पे आपको इसकी लेटेस्ट PDF जो है, इसके अलावा बाकी जो जो वीडियोस मैंने बनाई हैं वो सारी PDF वहाँ पे अवेलेबल है। आगे बात करते हैं कवरेज की। तो यहाँ पे सिर्फ गुड्स को कवर किया जाता है। बास्केट को एक्सपेंड किया रिसेंटली फ्रॉम 697 टू 957। तो बास्केट जो है, जिसमें नंबर ऑफ कमोडिटी जो है उनने इंक्रीज कर दी। और एक ऐसे रिलीज होता है, मंथली रिलीज होता है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो काफ़ी चर्चा में आजकल, विच इज़ प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स नई इंट्रोडक्शन है ये entirely न्यू इन्फ्लेशन मेजर है, इंट्रोड्यूस्ड अलोंगसाइड द रिवाइज्ड डब्ल्यूपीआई। ठीक है, एक न्यू मेजर है जो अभी लॉन्च हुआ है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। इसमें क्या होता है कि पीपीआई कैप्चर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज। पहले तो ये डिफरेंस हो, देखो गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूड हो रही है, और इनपुट और आउटपुट प्राइजेस सेपरेटली ट्रैक हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप इनपुट प्राइजेस को देख रहे हो, जैसे जहाँ पे सामान बनता है वहाँ पे कुछ इनपुट रहेगा ना, उनके प्राइजेस अलग से ट्रैक हो रहे हैं, और जो वहाँ से आउटपुट जो निकल रहा है उसके प्राइजेस जो है वो अलग से ट्रैक हो रहे हैं। तो इससे क्या है, गवर्नमेंट को और एक बारीकी से डेटा जो है वो मिलेगा सारी इकोनॉमी का। आगे बात करते हैं कोर इन्फ्लेशन की। तो कोर इन्फ्लेशन रेफर्स टू इन्फ्लेशन कैलकुलेटेड आफ्टर एक्सक्लूडिंग द मोर वोलेटाइल फूड एंड। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है कि जब हम वोलाटाइल जो कंपोनेंट है अपने, वोलाटाइल मतलब जो ज़्यादा चेंजेस आते हैं इसमें, जैसे फूड के कंपोनेंट हो गए, फ्यूल के कंपोनेंट हो गए, तो इनमें चेंजेस बहुत ज़्यादा आती हैं। अगर ये कंपोनेंट को हम हटा दें सीपीआई या डब्ल्यूपीआई में से, तो जो भी हमारे पास बचेगा उसको हम बोलेंगे कोर इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन में हम क्या कर रहे हैं, हम फिल्टर कर रहे हैं जो भी हमारे शॉर्ट टर्म शॉक्स हैं। ठीक है, जो भी इकोनॉमी में शॉक्स आए हुए हैं, बैड हार्वेस्ट हो गई, ठीक है, इंटरनेशनल ऑयल प्राइस हाइक हो गया, तो उसकी वजह से जो चीज़ें हो रही हैं इन्फ्लेशन में, उसको हम फिल्टर आउट कर रहे हैं, उसको बाहर निकाल रहे हैं, और हमारे पास एक क्लियर पिक्चर रह जाती है टू द परसिस्टेंट डिमांड ड्रिवन इन्फ्लेशन ट्रेंड, की इन्फ्लेशन असल में क्या चल रही है मार्केट में। ठीक है, तो उसकी पिक्चर देखने के लिए हम कोर इन्फ्लेशन का यूज करते हैं। कोर इन्फ्लेशन को हम ऐसे कैलकुलेट नहीं करते, हम ये नहीं बोलते कि कोर इन्फ्लेशन का डाटा अब इतना है, कल को इतना हो गया, या फिर कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को इसको टारगेट करती है। पर हम क्यों इसको कवर कर रहे हैं, क्योंकि न्यूज़ वगैरह में आप इसको बहुत देखते हो आजकल। ठीक है, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे, कोई भी टीवी देखोगे, तो उसके कोर इन्फ्लेशन का जिक्र बहुत होता है हमेशा ही, कोई भी एक्सपर्ट के द्वारा। तो कोर इन्फ्लेशन आपको क्या बताता है कि जो भी आपके शॉर्ट टर्म के शॉक्स हैं उसको निकाल दिया हमने बाहर, जो रिजल्टेंट बचा है हमारे पास इन्फ्लेशन, इकोनॉमी में क्या चल रहा है इन्फ्लेशन के परस्पेक्टिव से, वो हमारे को दिखता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। नेक्स्ट हम वेटेज को देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सीपीआई में वेटेज की।
एग्जामिनर आपके लिए क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाने के लिए ये ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। ठीक है, वेटेज किस कंपोनेंट की कितनी वेटेज है। तो आपको डरना नहीं है, आपको बस एक आइडिया, रफ आइडिया होना चाहिए। सबसे ज़्यादा वेटेज देखो किसकी है यहाँ पे, ये हम बात कर रहे हैं सीपीआई की। ठीक है, जिसका बेस ईयर 2024 है, अभी लेटेस्ट रिवाइज्ड सीरीज है ये। तो इस सीरीज में सबसे नंबर 1 पे क्या है हमारे पास, फूड एंड बेवरेजेस। तो इसकी वेटेज कितनी है आपके सामने दिख रहा है आपको, 36.75। नंबर 2 पे है हमारे पास हाउसिंग, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर फ्यूल्स। इसकी वेटेज है 17.67%। आपको अगर ऐसे याद नहीं रहती तो आप ऐसे कर सकते हो, इसको मान लो 37, इसको मान लो 18, राउंड ऑफ कर लो, मतलब इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट का है 880, इसको मान लो 9 ही मान लो आप इसके। तो ऐसे आप बाकी को भी देख सकते हो। मेजर आपको याद रखनी है कि फूड एंड बेवरेजेस की अब कितनी हो गई है लेटेस्ट सीरीज में, 37। तो ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं कि फूड एंड बेवरेज की सीपीआई में वेटेज बताओ। ठीक है, तो क्लियरली कितना है जी, 37। हाउसिंग, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी सबको जोड़ के हम हमारी वेटेज कितनी बनी, 18%। ट्रांसपोर्ट की वेटेज है 9, हेल्थ की है 6। ठीक है, इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। रेस्टोरेंट की है 3, एजुकेशन की है 3.33। तो ऐसा आपको देख लेंगे। नेक्स्ट अगर बात करें डब्ल्यूपीआई की वेटेज की, तो डब्ल्यूपीआई की वेटेज में 3 तरह के ग्रुप हैं जो आपको याद रखने हैं। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट की जो वेटेज है वो कितनी है, 64% जो प्रोडक्ट है हमारे वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है। देन प्राइमरी आर्टिकल, उसकी वेटेज कितनी है, 22.6। आप इसको 23 भी बोल सकते हो ये। देन नेक्स्ट इज फ्यूल एंड पावर, फ्यूल एंड पावर की कितनी है, 13.5, 13%। अब आप देखोगे कि ये डब्ल्यूपीए का डाटा है, क्योंकि यहाँ पे फ्यूल एंड पावर का जो है वो 13% है। पर सीपीआई की अगर हम बात करें तो सीपीआई में फ्यूल एंड पावर इसी में इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, 17.67 या फिर 18% के आसपास है। तो ये दोनों में हमेशा ही जो वेटेज है वो अलग अलग होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और मेजर जो वेटेज है आपको याद होनी चाहिए कि कौन सी वेटेज ज़्यादा है, कौन सी वेटेज कम है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो इन्फ्लेशन देख ली। इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करते हैं, करेक्ट कैसे करते हैं, वो चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं मॉनिटरी मेजर्स। आरबीआई क्या क्या कर सकता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ये पढ़ने से पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि 2 तरह की इन्फ्लेशन हमने पढ़ी है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरी है जी सप्लाई या फिर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये 2 इन्फ्लेशन हमने पढ़ी है। ध्यान रखना कि आरबीआई सिर्फ डिमांड पुल इन्फ्लेशन को ठीक कर सकती है, कॉस्ट पुश में कुछ नहीं कर सकती वो। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। ठीक है, डिमांड पुल इकोनॉमी में, इंडियन इकोनॉमी में या अगर आप देखोगे तो हमारा फोकस हम किसको चेंज कर सकते हैं ज़्यादा, डिमांड पुल इन्फ्लेशन को। कॉस्ट पुश में क्या ही कर सकते हैं। अब इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का प्राइस मान लो $120 प्रति बैरल हो गया, तो हो गया, उसमें हम अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो कॉस्ट के केस में हम बहुत, हमारे पास कम चांसेस रहते हैं उसको ठीक करने के। पर डिमांड के केस में, क्योंकि वो डिमांड से पैदा हो रही है इन्फ्लेशन, तो उसमें हम ठीक कर सकते हैं। अब आरबीआई इन्फ्लेशन को कैसे ठीक करता है, सबसे पहले वो मार्केट से क्या करेगा, पैसा कम कर देगा। लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा है, कैसे कम कर सकता है, रेपो रेट बढ़ा दिया, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया। ठीक है, बोरिंग कॉस्टली कर दी, मनी सप्लाई कम कर दी, तो उससे क्या होगा, मार्केट में पैसा कम हो गया। या फिर क्या कर सकता है, सीआरआर को बढ़ा सकता है। ठीक है, एसएलआर को भी बढ़ा सकता है, उससे भी मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। पैसा कम हो गया तो डिमांड कम होगी लोगों की। नेक्स्ट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें आरबीआई क्या करता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की अदला बदली करता है मार्केट में। ठीक है, ओपन मार्केट में तो आरबीआई क्या करेगा, इट विल सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन कभी फिर कर लेंगे, जब मैं आपको आरबीआई वगैरह पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ओपन मार्केट ऑपरेशन कैसे ई कुबेर प्लेटफॉर्म के थ्रू ऑपरेट किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को कैसे बेचा जाता है, कैसे खरीदा जाता है, उससे मार्केट में क्या होता है। अभी के लिए आप इतना याद रखो
कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी को जब हम बेचेंगे, कोई भी चीज़ जब हम बेचेंगे मार्केट में जीसेक, तो उसके लिए आपको क्या मिलेगा? मनी। ठीक है, पैसा मिलेगा। कोई भी चीज़ अगर आप मार्केट में बेचते हो तो आरबीआई जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में बेचती है, उसके बदले उसको क्या मिलता है? पैसा। इससे वो पैसा जो है वो कम कर सकती है मार्केट से। इट कैन अब्जॉर्ब एक्सेस लिक्विडिटी फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम, जिससे क्या है डिमांड पुश इन्फ्लेशन है, जिससे क्या है डिमांड पुल इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टाइटन ओवरऑल क्रेडिट कंडीशन। ये जो आपको आजकल फ़ोन आते हैं, क्रेडिट कार्ड ले लो जी, आपका इतने का लोन अप्रूव हो गया है, ठीक है, फ्लिपकार्ट दे जो सेल चल रही है, इनको कम कर देंगे। सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल ले आएंगे। ठीक है, लोन्स पे रिक्वायरमेंट बढ़ा देंगे, मार्जिन रिक्वायरमेंट कि पहले आपको 100 रुपये का सोने पे आपको 80 रुपये का लोन मिल सकता था। अभी आरबीआई ने क्या कर दिया? 100 रुपये की गोल्ड पे आपको 60 रुपये का लोन देना शुरू कर दिया। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को है कम कर दिया आरबीआई ने। उससे क्या होगा? मार्केट में पैसा ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ये सारे मेजर्स हैं जो आरबीआई यूज करती है टू कंट्रोल डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये चीज आपको याद रखनी है। देन फिस्कल मेजर्स, जो कि कौन करती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकती है? पब्लिक एक्सपेंडिचर रिड्यूस कर सकती है, टैक्सेस को कम कर दिया। ठीक है, एक्सपेंडिचर को भी कम कर दिया। जब दोनों चीजें, ये नहीं बोलना कि सिर्फ टैक्सेस को कम करने से बात बन जाएगी। अगर एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, प्रिंटिंग करने लग गए पैसे की, तब भी दिक्कत हो जाएगी। आपको दोनों को रिड्यूस करना है। उससे क्या होगा? मार्केट में पैसा जो है वो कम फ्लो करेगा। नेक्स्ट इज रेज टैक्सेस, ये हमने पढ़ लिया। देन रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट। जो आप फिजिकल डेफिसिट का ड्रामा चलाते हो कि इस बार हमने 5% करना है, हो कितना जाता है? वो 8% हो जाता है। अब ये जो नौटंकीबाजी है बंद करनी चाहिए। ठीक है, अगर 5% या 3% का हमने टारगेट लिया हुआ है, उसको हमने फॉलो करना है। तो जैसे हम फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस करेंगे, हम एक अच्छे तरीके से काम करेंगे, मनी सप्लाई अच्छे तरीके से काम करेगी, आरबीआई को भी सौखा रहेगा, गवर्नमेंट को भी सौखा रहेगा, और हम डेफिसिट फाइनेंसिंग जैसी चीज़ों से बच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इम्पोर्ट ड्यूटी, जो है उसको रिड्यूस कर दिया जाए। जैसे कि कुछ चीज़ें जो है वो हम बाहर से मंगा रहे हैं, वो अगर महंगी होगी तो उसको क्या करो? इम्पोर्ट ड्यूटी जो उस पर लगती है उसको रिड्यूस कर दो, ताकि उसका जो प्राइस है इंडिया में कम हो जाए। मतलब इम्पोर्टेड जो इन्फ्लेशन हमने पढ़ा था उसको हम कम कर पाए। ठीक है, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन को हम कम कर पाए। नेक्स्ट इज सप्लाई साइड। सप्लाई साइड में क्या कर सकते हैं? बफर स्टॉक बना सकते हैं। ठीक है, जैसे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो हमेशा बफर स्टॉक रखती है अपने पास। क्यों रखती है? क्योंकि अगर मान लो कि प्राइस, अगर मैं डायग्राम से आपको समझाऊं, मान लो इकोनॉमी में क्या हुआ? सप्लाई कम हो गई। ठीक है, ऐसी सिचुएशन है कि सप्लाई कम हो गई। सप्लाई कम होने से प्राइजेस हमारे बढ़ गए थे। अब जैसे ही प्राइस बढ़े तो गवर्नमेंट ने देखा कि हमको इसके लिए कुछ करना चाहिए, सप्लाई साइड इंटरवेंशन। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? एक बफर स्टॉक ले आई। बफर स्टॉक का काम क्या था कि उसने सप्लाई को फिर से बढ़ा दिया मार्केट में। अब जैसे ही सप्लाई फिर से बढ़ी तो प्राइजेस क्या हो गए? कम होना शुरू हो गए। ठीक है, तो इसके लिए जो बफर स्टॉक है वो बनाए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। एंड फैसिलिटेट इम्पोर्ट ऑफ एसेंशियल गुड्स इन टाइम्स ऑफ डोमेस्टिक शॉर्टेजेस। अब जैसे आप देखोगे कि अनियन की अगर हम एग्जांपल लें, जब अनियन का प्राइस बढ़ेगा तब आप देखना कि अजीब तरह के अनियन, एक मोटे मोटे अनियन जो है वो आने शुरू हो जाते हैं मार्केट में, जिसको हम बोलते हैं अफगानी अफगानी प्याज। ठीक है, अफगानी प्याज जो है वो आना शुरू हो जाता है। तो वो कहाँ से आ रहा है? गवर्नमेंट को पता है कि अगर अनियन का प्राइस बढ़ रहा है तो हम इम्पोर्ट खोल देते हैं, बाहर से मंगाना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही वो अफगानी प्याज आता है, अनियन के प्राइस जो है थोड़ा कूल डाउन होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट इज क्रैकडाउन ऑन होर्डिंग। जो बंदे क्या है होर्डिंग करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, इस सामान को इकट्ठा करके होर्ड कर लेते हैं ताकि जब प्राइस महंगा होगा तब वो निकालेंगे। अब उससे क्या है, उन पे लीगल एक्शन जो है गवर्नमेंट लेना शुरू कर देती है। जब भी किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है, जैसे रिसेंटली अभी चीनी का बढ़ा है, गवर्नमेंट का सबसे पहला बयान क्या होता है कि हम बैन कर रहे हैं इसकी होर्डिंग को। ठीक है, सबसे पहला बयान गवर्नमेंट का हमेशा ये होता है कि इसकी होर्डिंग को बैन किया जाता है।
अब आप अपने घर में या अपने गैराज में 200 किलो से या इतना टन से ज़्यादा माल जो है वो इकट्ठा नहीं रख सकते इस चीज़ का। देन इसके अलावा गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्टोरेज को इम्प्रूव करे, कोल्ड चेन बनाए, ठीक है, लॉजिस्टिक को बढ़िया बनाए ताकि वेस्टेज रिड्यूस हो और सप्लाई अच्छे से हो पाए। नेक्स्ट इज प्राइस कंट्रोल करना। जैसे एमएसपी से सरकार क्या करती है, प्राइस को कंट्रोल करती है हमेशा। प्राइस ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, क्योंकि किसान भी उस पर बेच के खुश हैं और कंज्यूमर भी उस पर सही चलता है, मतलब दोनों का। तो गवर्नमेंट ऐसे इनिशिएटिव ले सकती है टू इम्प्रूव सप्लाई साइड। अब देखो यहाँ पे आरबीआई का कोई काम नहीं है, आरबीआई सप्लाई साइड में कुछ नहीं कर पाएगा अपने हिसाब से। आरबीआई का काम है सिर्फ डिमांड साइड को देखना। गवर्नमेंट जो है वो सप्लाई साइड को देखती है पर वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती यहाँ पे। अगर अगर चीनी का दाम बढ़ने हैं तो बढ़ने ही है, ठीक है, गवर्नमेंट उसमें कुछ नहीं कर सकती। हाँ, उसको कंट्रोल कर सकती है थोड़ा बहुत, अदरवाइज सप्लाई साइड को कंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है हर एक गवर्नमेंट के लिए। मतलब ये हेडेक है अपने इकोनॉमी की। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन विद मी ऑन इन्फ्लेशन। आई होप आपको इन्फ्लेशन जो है वो समझ में आया है। बाकी अगर आपको इस इन्फ्लेशन में कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप कमेंट डाउन कर सकते हो नीचे। इसकी जो पीडीएफ है वो मेरे व्हाट्सएप पैनल पे अवेलेबल हो जाएगी अभी, वहाँ से आप जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो अगेन थैंक यू ऑल। I'll see you in the next video.